नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर निरंतर आप सभी के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कक्षाएं दी जाती हैं। आज पुनः जो है हम आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं उत्तर प्रदेश की प्रवक्ता चयन परीक्षा के लिए 2004 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल पेपर को हिंदी विषय के, जिसमें हम सभी लोग आज जो है पूरे 125 प्रश्नों का हल देखेंगे, प्रश्नों को जानेंगे, प्रश्नों का पैटर्न समझेंगे, जिससे आपको आगामी आने वाली परीक्षा में बहुत ही लाभ मिलने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि यदि चैनल के ऊपर कोई पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। हम सेशन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले आप सभी से निवेदन है, कक्षा को एक बार आप सभी लोग लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर दीजिए और सेशन को धैर्य बना करके पूरा वॉच करिएगा। तभी आप सब लोग जो है सारे प्रश्नों को बारीकी से समझ पाएंगे और पूरा लाभ ले पाएंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, हम शुरुआत करेंगे फटाफट से जो है, बगैर किसी इंतज़ार के पहले प्रश्न के साथ में, और आप सभी लोगों को बगैर किसी इंतज़ार के दनादन से उत्तर देना है। हम लोग ज़्यादा व्याख्या पर ध्यान नहीं देंगे, चूँकि 125 प्रश्न हमको कवर करने हैं। पहला प्रश्न है, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? भारत भारती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान। क्या होगा विद्यार्थियों उत्तर? आप सभी लोगों को फटाफट से देना है। तो यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के जवाब में विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा। जगदीश गुप्त को 1997 में भारत भारती सम्मान से विभूषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? महाप्रस्थान, संपूर्ण रचना कर्म, वन पाखी सुनो, संशय की एक रात। तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के जवाब के लिए विकल्प 2, तो राइट माना जाएगा। नरेश मेहता जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण रचना कर्म के ऊपर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है? हरी घास पर क्षण भर, अरि वो करुणा प्रभामय, सीढ़ियों पर धूप में, आंगन के पार द्वार। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप सभी ने विद्यार्थियों किया है विकल्प 3, तो राइट माना जाएगा। ये रचना जो है अज्ञेय जी की नहीं है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है सीढ़ियों पर धूप में किसकी रचना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव, उपर्युक्त सभी। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। तो विद्यार्थियों, आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के जवाब के लिए विकल्प 4, तो राइट माना जाएगा। यानी ये सभी बातें जो है प्रगतिवाद के जन्म के ऊपर लागू होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? रूप नारायण पांडे, डॉक्टर गोपाल शरण, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। तो किस कवि की रचनाओं में मिलता है छायावाद का पूर्वाभास? आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 3, मुकुटधर पांडे, तो राइट जवाब माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरैपा हैं, सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई है, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। कौन सा उत्तर सही है विद्यार्थियों? तो आप सभी ने अपना जवाब यदि दिया है इसका विकल्प 4, तो राइट माना जाएगा। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में नहीं हुआ है। किस भाषा में हुआ है आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर करना है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यशपाल ने,
दिनकर ने, निराला ने, मुंशी प्रेमचंद जी ने। आप लोगों को विद्यार्थियों फटाफट से उत्तर करना है। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप सभी ने उत्तर दिया है अपना विकल्प 4 मुंशी प्रेमचंद, तो राइट जवाब माना जाएगा। और प्रथम ये जो अधिवेशन लखनऊ में 1936 ईस्वी में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कवियों को जन्म काल के अनुसार निर्धारित करना है। कौन है? घनानंद रसलीन, ठाकुर रहीम, यानी इनका जो है काल क्रम में आप सभी को उत्तर लगाना है। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के जवाब में आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 3, तो राइट जवाब माना जाएगा। यानी पहले रहीम दास आएंगे, फिर घनानंद आएंगे, फिर रसलीन आएंगे, उसके बाद में ठाकुर कवि आएंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था? वासुदेव सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राधिका रमण, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है कवि त्रिलोचन का नाम? आप सभी का उत्तर आ रहा है यदि विकल्प 1, तो राइट माना जाएगा। वासुदेव सिंह त्रिलोचन जी का पूरा नाम है, यानी विकल्प 1 आपका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना कौन सी है? खुमार रासू, ढोला मारूरा दूहा, भरतेश्वर बाहुबली रास, जय मयंक जस चंद्रिका। आप सभी लोगों को विद्यार्थियों अपना उत्तर करना है फटाफट से। तो इस क्वेश्चन के जवाब में आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प 3 भरतेश्वर बाहुबली रास, तो सही माना जाएगा। अपभ्रंश प्रभावित रचना है आपकी भरतेश्वर बाहुबली रास। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नांकित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? कुंभन दास, स्वामी हरिदास, परमानंद दास, छीत स्वामी। कौन नहीं है इनमें से अष्टछाप का कवि? तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों विकल्प 2 स्वामी हरदास, तो राइट माना जाएगा। और कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, ये सब जो है अष्टछाप के कवि हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, कविता के नए प्रतिमान। कौन सी रचना नहीं है रामविलास शर्मा की? तो आप सभी ने अपना उत्तर किया है विकल्प 4 कविता के नए प्रतिमान, तो सही माना जाएगा क्योंकि ये रचना है आपके नामवर सिंह की, और ये तीनों रचनाएं जो है आपके रामविलास शर्मा जी की हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। यानी जो है कविता करके तुलसी ने प्रसिद्धि नहीं पाई, बल्कि तुलसी को पा करके कविता धन्य हो गई। प्रशंसा प्रयुक्त किसने लिखी है? मैथिली शरणगुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त। क्या है इस प्रश्न का जवाब? तो आप सभी का विद्यार्थियों उत्तर आ रहा है विकल्प 2, तो राइट माना जाएगा। ये काव्य पंक्ति किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद। क्या है इसका उत्तर? आप सभी ने अपना जवाब दिया है विकल्प 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो राइट माना जाएगा। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी का, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं? नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध। कौन नहीं है इनमें से प्रगतिवाद के अंतर्गत आने वाला कवि? तो विद्यार्थियों आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 अज्ञेय, तो राइट जवाब माना जाएगा, चूंकि अज्ञेय जो है प्रयोगवाद के कवि हैं। बाकी नागार्जुन, दिनकर, मुक्तिबोध ये लोग प्रगतिवाद में आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदाशिव लाल। किसकी रचना है रानी केतकी की कहानी? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 3 इंसा अल्लाह खां की है रानी केतकी की कहानी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। बहुत ही शानदार ये भी क्वेश्चन है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 4
यानी रासो साहित्य तो राइट जवाब माना जाएगा। और चारण साहित्य विद्यार्थियों उसे कहते हैं जहाँ पर वीर गीतात्मक प्रशस्ति परक जो है कविताएं लिखी जाती थी। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं गोरखनाथ, जालंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोपीचंद। किसकी रचना है कौल ज्ञान निर्णय? तो अपना उत्तर आप सभी ने चुना है विकल्प 3 मत्स्येंद्र नाथ, तो राइट जवाब माना जाएगा। कौल ज्ञान निर्णय किसकी पुस्तक है? मत्स्येंद्र नाथ जी की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, घनानंद रीति काव्य की किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीत सिद्ध, इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोगों को उत्तर करना है विद्यार्थियों। रीत काल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त। और घनानंद किसके हैं? आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 2, तो राइट जवाब माना जाएगा। रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद। और घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, ये सभी लोग जो है रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, तृतीय स्कंद, सप्तम स्कंद, दसम स्कंद। कहाँ से भ्रमर गीत का मूल स्रोत लिया गया है? तो आप सभी का विद्यार्थियों उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 4, तो राइट माना जाएगा। भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद है। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में किस संवाद का संबंध नहीं है? शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क भरद्वाज संवाद, राम सीता संवाद, काकभुशुंडी गरुड़ संवाद। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के जवाब में आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 3, तो राइट माना जाएगा। यानी राम सीता संवाद रामचरितमानस में नहीं है, और बाकी शिव पार्वती, याज्ञवल्क भरद्वाज, काकभुशुंडी गरुड़, ये तीनों संवाद उसमें हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, रघुवीर सहाय। कौन नहीं है इनमें से तार सप्तक का कवि? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 4 रघुवीर सहाय, तो राइट माना जाएगा। ये तार सप्तक के कवि नहीं हैं। और भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, ये तीनों लोग तार सप्तक के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे? कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, बाल कृष्ण भट्ट, बाबू युगल किशोर। तो प्रथम पत्र जो है उदंत मार्तंड, इसके संपादक कौन थे? कानपुर के जो है बाबू जुगल किशोर जी। और ये पत्र जो है कलकत्ता से निकलता था। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है ये पत्र जो है पहली बार कब प्रकाशित हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं रहीम दास, केशव दास, रस खान, मलिक मोहम्मद जायसी। किसकी रचना है जहांगीर जस चंद्रिका? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 आचार्य केशव दास, तो राइट जवाब माना जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये किसकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रीत काल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। किसने कहा है रीत काल को अलंकृत काल? तो इस प्रश्न के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 1 मिश्र बंधु, तो राइट जवाब माना जाएगा। मिश्र बंधुओं ने रीत काल को अलंकृत काल कहा है। अगला क्वेश्चन है, केशव कही न जाई का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं? केशवदास, तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास। किसकी है पंक्ति विद्यार्थियों? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 गोस्वामी तुलसीदास, तो राइट जवाब माना जाएगा। और ये जो पंक्ति है विनय पत्रिका रचना से ली गई है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विनय पत्रिका किस भाषा में गोस्वामी जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है? राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन। किसने कहा है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 1 राहुल सांकृत्यायन, तो राइट जवाब माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा तासी, विलियम वर्ड्सवर्थ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसने लिखा है ये ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान? तो यदि आप सभी का विद्यार्थियों उत्तर आ रहा है
इस प्रश्न के लिए विकल्प एक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन तो राइट माना जाएगा। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इस्तवार द लिटरेचर एन दुई हिंदुस्तानी इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। फिर अगला क्वेश्चन है, गंग कवि का जन्म स्थान है कहाँ है? आगरा, प्रयाग, इटावा, गंगापुर नगर। तो गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है? आप सब ने अपना उत्तर चुना है विकल्प 3 इटावा, तो राइट जवाब होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांतिप्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामावध द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन के जवाब में आप लोगों ने उत्तर दिया है विकल्प 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो राइट माना जाएगा। इन्हीं के नाम पर जो है द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहारी के दोहों की चमत्कार पूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, पदम सिंह शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की है? आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते हैं, उपरोक्त दोनों काम करते हैं। तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 4, तो सही माना जाएगा। यानी दोनों काम करते हैं, पूड़ियाँ भी खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब भी पीते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कफन कहानी किसकी है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? वरदान, प्रतिज्ञा, गोदान, रंगभूमि। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 4 रंगभूमि, तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 3 बंगाल, तो राइट जवाब माना जाएगा। बंगाल के महिषादल के मेदिनीपुर नामक गांव में निराला का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? राम और सीता के, लक्ष्मण और उर्मिला के, भरत और मांडवी के, लक्ष्मण और सीता के। तो साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र से है? आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 लक्ष्मण और उर्मिला, तो सही आंसर माना जाएगा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि साकेत ये महाकाव्य किसने लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है? रामलला नहछू, बरवय रामायण, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका। कौन सा ग्रंथ तुलसीदास का है जो शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए लिखा गया था? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 हनुमान बाहुक, तो सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है? ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से, रीत मुक्त काव्य से। तो साधना की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत का संबंध किससे है? आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 सूफी साधना, तो सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृत, राम की शक्ति पूजा। कौन सी नहीं है इनमें से निराला की लंबी कविता? तो आप लोगों ने आंसर किया है विकल्प 1 भिक्षुक, तो सही माना जाएगा। और कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृत, राम की शक्ति पूजा, ये सभी निराला जी की लंबी कविताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। कौन सा साहित्य आदिकाल में नहीं है?
तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 3, सिख साहित्य नाम से कोई भी साहित्य नहीं लिखा गया है, और बाकी जैन साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, ये तमाम प्रकार का साहित्य आदिकाल में लिखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, अमृतलाल नागर, बिमल मित्र। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए, यदि विकल्प 1 शरत चंद्र, तो राइट माना जाएगा। शरत चंद्र बंगला के साहित्यकार हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं हैं? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से किसको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो सही माना जाएगा। इनको नहीं मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, इनको सभी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है, जिसकी घोषणा अभी अभी जो है कल ही की गई है। यानी घोषणा क्या, पुरस्कार मिल गया है जिसको मिलना था, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सन 1800 ईस्वी, 1857, 1885, सन 1900। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है विद्यार्थियों? आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए, विकल्प 1 1800 ईस्वी, तो सही जवाब होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। किसको नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है? आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सिंह सरोज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? आपका उत्तर आया है विकल्प 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। फिर विद्यार्थियों आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था 1826 में, 1829 में, 1834 में, 1844 ईस्वी में। तो बंगदूत ये जो पत्र है कब प्रकाशित होता है? आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प 2 1829 ईस्वी, तो राइट माना जाएगा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इस बंगदूत को कौन प्रकाशित करता था और कहाँ से प्रकाशित होता था, स्थान का भी नाम बताना है। अगला क्वेश्चन है, भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं? हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल, श्रीलाल शुक्ल। भोला राम का जीव ये व्यंग रचना है, किसने लिखा है? आप सभी लोगों का उत्तर आया है विकल्प 1 हरिशंकर परसाई, तो सही जवाब होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी। माटी की मूर्तें ये जो है किस विधा की रचना है? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों इस प्रश्न के लिए, माटी की मूर्तें विकल्प 2 रेखा चित्र, तो सही होगा। कहीं कहीं इसको संस्मरण भी माना जाता है, कहीं कहीं रेखा चित्र भी माना जाता है, और ये राम रक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं? प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, रामविलास शर्मा। कौन है लेखक कलम का सिपाही का? तो आप सभी ने उत्तर दिया है विकल्प 3 अमृत राय, तो सही माना जाएगा, और ये मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। फिर अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं? कौन है? गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये निबंध किसका है? आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई जी की नहीं है?
नेताजी कहिन, भूत के पाँव, ढल्ले की डायरी, बारात की वापसी। कौन सी रचना नहीं है इनमें से हरिशंकर परसाई की? तो आप सभी का उत्तर आया है विकल्प 1 नेताजी कहिन, तो सही माना जाएगा। और निठल्ले की डायरी, भूत के पाँव, बारात की वापसी, ये सभी रचनाएं हरिशंकर परसाई की हैं। और नेताजी कहिन ये रचना किसकी है? मनोहर श्याम जोशी जी की। फिर अगला क्वेश्चन है सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? महादेवी वर्मा, यशपाल, नागार्जुन, हरवंश राय बच्चन। किसकी है आत्मकथा सिंहावलोकन? तो आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प 2 यशपाल, तो राइट माना जाएगा। और ये जो सिंहावलोकन आत्मकथा है ये 2 भागों में प्रकाशित हुई है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कूट के अनुसार उत्तर देना है। एक तरफ क्या है उपन्यास, दूसरी तरफ हैं उनके लेखक। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं, फिर नीचे कूट को देख लेंगे। दिव्या उपन्यास किसका है? ये ऐतिहासिक उपन्यास है यशपाल जी का। तमस उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी पर है भीष्म साहनी का। मैला आंचल ये आंचलिक उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का। और बलचनमा ये भी आंचलिक उपन्यास है नागार्जुन जी का। ये तो आपका सही मिलान हुआ। फिर हम लोग देखते हैं कौन सा कूट इसमें सही है उत्तर के रूप में। तो वो आप लोगों का उत्तर माना जाएगा विद्यार्थियों। विकल्प 2 कूट जो है इसका सही आंसर के रूप में आपका होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं लिखी है? अशोक के फूल, कबीर, नया साहित्य, कुटज। इनमें से कौन सी नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक? तो आप सभी का उत्तर आया है इसके लिए विकल्प 3 नया साहित्य, तो सही माना जाएगा। और अशोक के फूल, कबीर, कुटज ये सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? हिंदी भाषा से, तमिल भाषा से, संस्कृत भाषा से, सभी भारतीय भाषाओं से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है विद्यार्थियों? आप सब ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है विकल्प 4 यानी सभी भारतीय भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। किसी एक भाषा के लिए ये बंधा हुआ पुरस्कार नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था? कहानी, इंदु, सरस्वती, ब्राह्मण। कौन सी पत्रिका है जिसका संपादन कार्य प्रसाद जी ने किया है? तो आप सब ने अपना उत्तर चुना है विकल्प 2 इंदु पत्रिका, तो राइट माना जाएगा। और ब्राह्मण पत्रिका ये जो आप देख रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र ने निकाली थी। सरस्वती पत्रिका जो है इसका संपादन कार्य विधिवत रूप से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, सुदर्शन, जैनेन्द्र। कौन नहीं है इनमें से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार? तो आप सबका उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 3 सुदर्शन, तो राइट माना जाएगा। ये द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। फिर अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? भावात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक। यानी किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? आपको अपना उत्तर करना है विद्यार्थियों। तो आप सभी का जवाब आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 4 विचारात्मक निबंधों में क्या है? समाज शैली प्रयुक्त होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की है? किसने प्रदान की है? भरत मुनि, विश्वनाथ, दशरथ ओझा, पाणिनि। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 1 भरत मुनि, तो राइट माना जाएगा। इन्होंने नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं? उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। कौन है आधुनिक एकांकी के जनक? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 3 राम कुमार वर्मा, तो सही जवाब होगा। इन्होंने 1930 ईस्वी में बादल की मृत्यु एकांकी लिखी थी और यहीं से इनको आधुनिक एकांकी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है? तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई।
कौन सा इनमें से निबंध नहीं है विद्यानिवास मिश्र जी का। तो आप सब अपना उत्तर दे रहे हैं विद्यार्थियों। इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 रस आखेटक तो सही माना जाएगा। ये रचना विद्यानिवास मिश्र की नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये रचना किसकी है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, ये पंक्ति किस निबंध से ली गई है। भाव या मनोविकार, श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है, करुणा। तो यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ये पंक्ति किस निबंध से ली गई है। आप सभी लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 2 श्रद्धा भक्ति तो सही माना जाएगा। और ये सारे निबंध किसके हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। फिर अगला क्वेश्चन है, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः, काव्य गुण का यह सूत्र लिखा है, किसने लिखा है। आचार्य भरत मुनि, आचार्य दंडी, आचार्य वामन, आचार्य मम्मट। किसकी है ये परिभाषा, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः। तो आप सभी ने इस प्रश्न का जवाब दिया है विकल्प 3 आचार्य वामन, तो राइट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुख दुखात्मको रसः कहने वाले आचार्य हैं भरत मुनि, रामचंद्र गुणचंद्र, आचार्य विश्वनाथ, आनंदवर्धन। सुख दुखात्मको रसः कहने वाले आचार्य कौन हैं। आप सभी का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों। विकल्प 2 रामचंद्र गुणचंद्र, तो राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं भारवी, भास, श्रीहर्ष, राजशेखर। किसकी रचना है, काव्य मीमांसा। तो इस क्वेश्चन का जवाब विद्यार्थियों आप सभी ने दिया है विकल्प 4 राजशेखर, तो राइट माना जाएगा। इन्हीं की रचना है काव्य मीमांसा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। रस, अलंकार, ध्वनि, शैली विज्ञान। तो इनमें से जो संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है विद्यार्थियों, आप सबका उत्तर आया है यदि विकल्प 4 शैली विज्ञान, तो राइट माना जाएगा। और रस, ध्वनि, अलंकार ये सब संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित संप्रदाय हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है 3, 5, 10, 8। कितने काव्य गुण माने हैं आचार्य भरत मुनि ने। तो इसके लिए आप सबने अपना उत्तर दिया है विकल्प 3 10, तो राइट आंसर माना जाएगा। भरत मुनि ने जो है गुणों की संख्या 10 मानी है। फिर अगला क्वेश्चन है, विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है। भट्टलोल्लट, भरत मुनि, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। बहुत ही शानदार ये परिभाषा है रस की। किसकी है ये, आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों। विकल्प 2 आचार्य भरत मुनि, तो सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है। विभावना, विशेषोक्ति, असंगति, दृष्टांत। तो आप सभी का इस प्रश्न के जवाब में उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों। विकल्प 1 तो राइट माना जाएगा। इसमें कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार। इसकी परिभाषा क्या है, विभावना बिना हेतुम कार्य उत्पत्तिर यदुच्यते, यानी बिना कारण के जहाँ पर कार्य होता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या है, पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, कान नहीं है फिर भी अच्छी तरीके से सुन रहा है, और हाथ नहीं है फिर भी वो विभिन्न प्रकार के कामों को कर लेता है, यानी बगैर कारण के कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बीभत्स रस का स्थायी भाव है। विस्मय, विशेषोक्ति, जुगुप्सा, निर्वेद। कौन है बीभत्स रस का स्थायी भाव। तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 जुगुप्सा, तो सही आंसर माना जाएगा। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। और निर्वेद ये शांत रस का है। विस्मय ये जो है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक है। किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, उत्तर रामचरितम, कुमार संभवम। कौन सा इनमें से ग्रंथ है करुण के
रस राजत्व का। मतलब इसका ये पूछा जा रहा है कि करुण को रसराज किसने माना है, किस ग्रंथ में माना गया है। तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों इस प्रश्न के लिए। यदि विकल्प 3 उत्तर रामचरितम तो राइट आंसर होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उत्तर रामचरितम ये रचना किसने लिखी है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित पंक्तियों में अलंकार कौन सा है। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चल्यो कुंज कुंज समीर। उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, श्लेष कौन सा है इन पंक्तियों में अलंकार। तो आप सभी का विद्यार्थियों उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के जवाब के लिए विकल्प 3 यमक अलंकार तो राइट आंसर माना जाएगा। यहाँ मंद मंद शब्द 2 बार है और दोनों ही बार अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पहले इसको पढ़ेंगे फिर नीचे विकल्पों को देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वो सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इसमें रस कौन सा है पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा रस है। शांत, संयोग श्रृंगार, करुण रस, वियोग श्रृंगार। तो क्या होगा विद्यार्थियों इसमें उत्तर आप सभी लोगों का। ये जवाब आया है विकल्प 3 करुण रस तो जो है राइट माना जाएगा, यानी उस उदाहरण में कौन सा रस है, करुण रस। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। तो मगही ये किस उपभाषा की बोली है, आप सभी लोगों को उत्तर करना है विद्यार्थियों। तो यदि इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है बिहारी तो राइट आंसर माना जाएगा। भोजपुरी, मगही, मैथिली ये जो है बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर की बोली है कौन सी है देखते हैं। बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी कौन सी है इनमें से ग्वालियर की बोली। तो आप सभी लोगों का विद्यार्थियों उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 1 बुंदेली तो राइट आंसर माना जाएगा। ग्वालियर की बोली कौन सी है इनमें से, बुंदेली। फिर अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से, ब्राचट अपभ्रंश से। तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किस से हुई है, आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 मागधी अपभ्रंश तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कौन सा शब्द देशज नहीं है। कंचन, कचोट, कंजर, करवट इनमें से कौन सा नहीं है देशज शब्द। तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 1 कंचन ये देशज शब्द नहीं है, और कंजर, कचोट, करवट ये तीनों जो है देशज शब्द हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बंगला, पंजाबी, मराठी, गुजराती कौन सी है इनमें से जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आप लोगों का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 3 मराठी तो राइट जवाब माना जाएगा। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, पैशाची। यानी खड़ी बोली जो हमारी है हिंदी वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है यदि विद्यार्थियों विकल्प 3 शौरसेनी तो राइट आंसर माना जाएगा, यानी शौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली का विकास हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, श्रेष्ठ। क्या होगा, एक शब्द जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं एक शब्द में, विकल्प ए अग्रज, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे कहते हैं अनुज। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा शब्द का सही विलोम होगा। दुष्ट, दुर्जन, दुरात्मा, पापी।
क्या होगा महात्मा का विलोम? आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 दुरात्मा, तो राइट आंसर माना जाएगा, यानी महात्मा का विलोम क्या होगा? दुरात्मा। फिर अगला है स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, उपर्युक्त तीनों। तो यानी स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं? आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है यदि विद्यार्थियों विकल्प 4 उपर्युक्त तीनों, तो राइट माना जाएगा, यानी दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, ये सभी प्रकार के स्वर हमारे वहाँ हैं। और दीर्घ और ह्रस्व ये सामान्य रूप में होते हैं, प्लुत स्वर ये जो है किसमें? वैदिक मंत्रों में पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। जिजीविषा, जिगीसा, विजयेच्छा, जयेक्षु। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द क्या होगा? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों, यदि इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 जिगीसा, तो राइट आंसर माना जाएगा। जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिगीसा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है, कौन सा है योग रूढ़? विशालकाय, पुष्प, कुमुदिनी, पंकज। कौन है इनमें से योग रूढ़ शब्द? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 4 पंकज, तो राइट आंसर माना जाएगा। ये किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 2 पूर्वी हिंदी, तो राइट माना जाएगा, यानी जो छत्तीसगढ़ी बोली है वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है सदल मिश्र ने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, लल्लू लाल ने, राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। ये क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद करने वाले कौन हैं? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 4 राजा लक्ष्मण सिंह, तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, गोधूम का तद्भव शब्द है, क्या है गोधूम का तद्भव? गेहूं, गोबर, गाय, गोधन। यानी गोधूम शब्द का तद्भव इनमें से कौन सा है? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है इसके लिए विकल्प 1 गेहूं, तो राइट माना जाएगा। गोधूम जो ये तत्सम है और गेहूं उसका तद्भव रूप है। फिर अगला क्वेश्चन है, लिट लकार किस काल का बोधक है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, किसी काल का नहीं। तो लिट लकार किस काल के लिए प्रयोग किया जाता है? आप सभी लोगों को फटाफट से बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों यदि आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 3, तो राइट आंसर माना जाएगा, यानी लट लकार भविष्य काल का बोधक है और लट लकार वर्तमान काल में आता है, लंग लकार भूतकाल में आता है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए ओ आई औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ औ आय आओ हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। क्या होगा आपका उत्तर? यदि ए ओ आई औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इनके स्थान में क्रमशः ऐ आय औ आओ में परिवर्तन हो जाता है, तो वहाँ पर आपकी संधि होती है विकल्प 3 आयादि स्वर संधि में इस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, किशोरीदास वाजपेयी। किसे कहा जाता है हिंदी का पाणिनि? तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए उत्तर आ रहा है विकल्प 1, तो राइट माना जाएगा। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? कुरंग, भुजंग, मराल, पंचबाण। कौन है इनमें से हंस का पर्यायवाची?
तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 मराल, तो राइट आंसर माना जाएगा, ये हंस का पर्यायवाची है। फिर अगला क्वेश्चन है, ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैन गई कुमिलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परत है, कैसे कई रचों बियाह रे। ये जो है गीत गाया जाता है हम लोगों के वहाँ अपने उत्तर प्रदेश में ही विवाह के समय। पूछा जा रहा है किस बोली का है, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, कन्नौजी। तो उपयुक्त ये जो गीत देख रहे हैं विद्यार्थियों, आप सभी का इसके लिए उत्तर आ रहा है विकल्प 1 अवधी बोली, तो राइट आंसर माना जाएगा, ये है अवधी बोली का गीत। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज शब्द है, सुंदर, अंगूठा, फटाफट, साइकिल। कौन है इनमें से देशज शब्द। तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 फटाफट, तो राइट आंसर माना जाएगा, ये है आपका देशज शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, चाचा, बहन, कोयल, भैंसा। किसका जो है लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 कोयल, तो राइट आंसर माना जाएगा, कोयल का कोयली नहीं बनता, भैंसा का भैंसी हो जाता है, बहन का जो है आप भाई कर लेते हैं, चाचा का चाची कर लेते हैं, लेकिन कोयल का कोयली हिंदी में नहीं हुआ है आज तक। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है, रोटी, पूड़ी, पानी, नदी। कौन इनमें नहीं है स्त्रीलिंग। तो आप सभी का विद्यार्थियों उत्तर आ रहा है विकल्प 3 यदि पानी, तो राइट आंसर माना जाएगा, पानी क्या है पुल्लिंग है, और रोटी, पूड़ी, नदी ये सब स्त्रीलिंग है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, वो वाक्य कौन सा है। वो हराम का पैसा खाता है, वो जूते खाता है, वो कसम खाता है, वो आम खाता है। किस वाक्य में भक्षण क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो आप सभी यदि अपना उत्तर दे रहे हैं विकल्प 4, तो राइट माना जाएगा, वो आम खाता है। इसमें भक्षण क्रिया का प्रयोग होता है, चूँकि भक्षण ये संस्कृत का शब्द है और भक्षण माने होता खाना। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है, खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा। आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 4, तो राइट आंसर माना जाएगा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकाल पीड़ित में समास होगा, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। क्या होगा इसका समास विग्रह, अकाल से पीड़ित, और समास इसमें कौन सा होगा। आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 3 तत्पुरुष समास, तो सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, अन्वेषधनड़ा, अन्वेधन क्षण, अनुधनवेषण, अनुधन एषण। क्या होगा इसमें सही संधि विच्छेद अन्वेषण शब्द का। तो आप लोग उत्तर दे रहे हैं अपना विकल्प 4, तो सही माना जाएगा, यानी अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा, अनुधन एषण। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है, चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति। कौन सा है इनमें से योग रूढ़। आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों इस प्रश्न के लिए विकल्प 1 चक्रपाणी, तो राइट जवाब माना जाएगा। चक्रपाणी कैसा है योग रूढ़ शब्द। आप में से कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, वो अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, उपर्युक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। वो अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है,
फिर तीसरा वाक्य है आपका, प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है। चौथा वाक्य है, अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों की उसकी गिनती नहीं होती है। तो आपका वाक्य है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। और क्या है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक वाक्य इनमें से आपको खोजना है। तो क्या होगा विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर विकल्प 2, उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, यही आपका सही उत्तर है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूं कि आप यही रहें। इनमें से कौन सा है विशेषण उपवाक्य। तो आप सभी का विद्यार्थियों उत्तर आ रहा है यदि विकल्प 2, तो राइट आंसर माना जाएगा। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, यह विशेषण उपवाक्य है। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्या है वाक्य आपका, युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है। अशिष्टता, भ्रष्टाचार, दुराचार, राजनीति। क्या आएगा रिक्त स्थान में। तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 2, तो राइट माना जाएगा। युवा असंतोष का कारण है निरंतर भ्रष्टाचार में वृद्धि। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। तेली, चमेली, माली, अलवेली। तो इनमें से किस शब्द में नहीं है ई प्रत्यय। तो आप सभी का विद्यार्थियों उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के जवाब के लिए विकल्प 2, चमेली में जो है ई प्रत्यय नहीं है और बाकी सभी शब्दों में है। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन शब्द का विलोम है। वर्तमान, अर्वाचीन, समीचीन, नवीन। कौन सा है इनमें से प्राचीन शब्द का विलोम। तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 2, तो राइट माना जाएगा। प्राचीन का विलोम क्या होता है, अर्वाचीन। अर्वाचीन माने होता है आधुनिक और प्राचीन माने पुराना, आप जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रूप कौन सा है। तादात्म्य, तादात्म्य, तदात्म्य, तथात्मक। इनमें से कौन सा सही शब्द है। तो विद्यार्थियों आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के जवाब के लिए विकल्प 1, तादात्म्य। ये जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फिर अगला क्वेश्चन है, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है। महादेव, पशुपति, चक्रपाणी, शंकर। कौन सा अर्थ नहीं है इनमें से शिव का। तो आप सब ने अपना उत्तर चुना है विद्यार्थियों विकल्प 3, तो राइट माना जाएगा। ये जो है क्या है, शिव का अर्थ नहीं देता है और महादेव, पशुपति, शंकर इन सब का अर्थ शिव जी है। फिर अगला क्वेश्चन है, कारक के भेद हैं। कितने भेद हैं, 5, 6, 7, 8। आप सभी का उत्तर आया है विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के जवाब में विकल्प 4, तो राइट माना जाएगा। यानी हिंदी में हमारे 8 कारक हैं और संस्कृत में 6 कारक माने गए हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, चिंता एक है। रिक्त स्थान में आपको सही शब्द को लाना है। रोग है, कष्ट है, व्याधि है, आदि है। क्या है चिंता विद्यार्थियों। तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 4, तो राइट आंसर माना जाएगा आदि। आदि मतलब जब कोई मानसिक पीड़ा होती है तो वो आदि के अंतर्गत आएगा। तो चिंता क्या है, मन मस्तिष्क के होती है इसलिए आदि में आता है, और ये शरीर से होगा आपके तो व्याधि माना जाएगा। तो चिंता एक आदि है। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी, आस्तीन का सांप। क्या होगा अर्थ अदृश्य शत्रु मुहावरे का। तो आप सब विद्यार्थियों अपना उत्तर दे रहे हैं यदि विकल्प 4, आस्तीन का सांप, तो राइट माना जाएगा। आस्तीन का सांप यानी
जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसा मित्र जो आपके साथ में 24 घंटे घूमता रहता, आपकी खाता है और हर तरीके से आपका है, लेकिन आपके साथ में ही क्या है वो विश्वासघात कर रहा है, उसे ही कहते हैं अदृश्य शत्रु यानी कि आस्तीन का सांप। फिर अगला क्वेश्चन है, आजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? जिसकी भुजाएं छोटी हों, जिसकी भुजाएं लंबी हों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा विद्यार्थियों उत्तर आप सभी लोगों का? तो आंसर आप लोगों का यदि आया है इस क्वेश्चन के जवाब में विकल्प 3 तो राइट माना जाएगा। आजान बाहु किसे कहते हैं? जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, और भगवान श्री राम की भुजाएं जो है घुटनों तक लंबी थी, वो आजान बाहु थे। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि। यण संधि का संबंध किस संधि से है विद्यार्थियों? आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 स्वर संधि तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। कौन सा समास है जय पराजय में? तो आप सबने अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों। इस प्रश्न के जवाब के लिए यदि विकल्प 1 द्वंद्व समास तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है? चातुर्य वृत्ति से काम निकालना, अपना काम निकालना, पूर्ण का कार्य, अवसर का लाभ उठाना। क्या होगा बहती गंगा का हाथ धोना अर्थ? तो यदि आप सभी लोग अपना उत्तर दे रहे हैं विकल्प 4 तो राइट माना जाएगा। अवसर का लाभ उठाना उसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। कौन सा नहीं है इनमें से स्त्रीलिंग? आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प 4 दिन तो राइट माना जाएगा। और सुबह, दोपहर, सांझ ये जो है स्त्रीलिंग है, दिन आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, सर्वस्य रूप है? किसका रूप है? चतुर्थी का, पंचमी का, षष्ठी का, सप्तमी का। तो सर्वस्य ये रूप किसका है विद्यार्थियों? आप सभी लोगों ने उत्तर दिया है विकल्प 3 षष्ठी विभक्ति तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, तब्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है? किसमें होता है? करने के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में, चुका है के अर्थ में, इनमें से कोई नहीं। तो तब्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग किसमें होता है? आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 2 चाहिए के अर्थ में तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है? नवधन ऊढ़ा, नवोधन ढ़ा, नवधन ऊढ़ा, नाधन ओढ़ा। क्या होगा इसका सही संधि विच्छेद? आप सभी लोगों का विद्यार्थियों उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 3 तो राइट माना जाएगा। यानी नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? नवधन ऊढ़ा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास जी की नहीं है? मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, दश कुमार चरितम, रघुवंशम। इनमें से कौन सी एक रचना नहीं है कालिदास की? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है यदि विद्यार्थियों विकल्प 3 तो राइट माना जाएगा, चूंकि 10 कुमार चरितम ये दंडी की रचना है और मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ऋतुसंहार ये सभी रचनाएं जो है कालिदास जी की हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नैषधीय चरित, कुमार संभव। इस प्रश्न के जवाब में आप सभी का उत्तर आया है यदि विकल्प 4 कुमार संभव तो राइट माना जाएगा। यह महाकाव्य की बृहत्त्रयी में नहीं आता है और किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नैषधीय चरितम ये तीनों संस्कृत महाकाव्य की बृहत्त्रयी में गिने जाते हैं। अगला ग्रंथ है, राजतरंगिणी किस कवि की रचना है? कल्हड़, विल्हड़, आचार्य हेमचंद्र, क्षेमेंद्र।
किसकी रचना है? राजतरंगी। तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों यदि विकल्प 1 तो राइट माना जाएगा, यानी राजतरंगिणी रचना किसकी है? कल्हड़ जी की। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित है? सत्व, रज, तम, ओज प्रसाद माधुर्य, उपमा अर्थ गौरव पद लालित्य, गौड़ी वैदर्भी पांचाली। तो कौन से 3 गुणों से विभूषित किए गए हैं महाकवि माघ? आप सबका यदि उत्तर आ रहा है विकल्प 3 तो राइट माना जाएगा। उपमा अर्थ गौरव पद लालित्य, जिनके विषय में एक श्लोक है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दांडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, यानी माघ में ये 3 गुण पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है, यानी एक तरफ है संस्कृत के रचनाकार, दूसरी तरफ है ग्रंथ। चलिए देखते हैं कौन सी रचना किसकी है। तो कालिदास की रचना इनमें है मालविकाग्निमित्रम, ये नाटक है। भावभूत की रचना कौन सी है? मालती माधवम। दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम, और श्रीहर्ष की रचना है नैषधि चरितम। ये हुआ आप लोगों का सही मिलान। फिर हम देखते हैं इसमें कूट कौन सा सही होगा उत्तर के रूप में, तो वो है विद्यार्थियों आप लोगों का विकल्प 3 जो है उत्तर सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जगन्नाथ शब्द में सही संधि है कौन सी है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को विद्यार्थियों उत्तर करना है जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है। तो यदि इस क्वेश्चन के जवाब के लिए विद्यार्थियों आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 व्यंजन संधि, तो आप लोगों का राइट आंसर माना जाएगा, यानी जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, और इसका विच्छेद क्या होगा? जगत धन नाथ। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने प्रवक्ता भर्ती चयन परीक्षा उत्तर प्रदेश हिंदी विषय के 2004 के मॉडल पेपर को देखा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कई सारे प्रश्न आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में बनेंगे, और ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अधिकतम अपने साथी मित्रों को शेयर मारिए। हम जो है आप सभी लोगों को पुनः मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, और उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक जो है पूरे सेशन में बने रहे हैं। शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।